नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। इंडिया अलायंस की बात कही जाए तो एक मिसाल पेश की जा रही है। बार बार यहाँ पर बैठक कर कर मुंबई में एक बैठक हो रही है और इस बैठक से उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो भी पीएम चेहरे के रूप में उतारा जाएगा या फिर इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाएगा, ऐसे में उसकी दावेदारी पूरे देश भर में दिखाई देगी। ऐसे में उसका डंका पूरे देश भर में बजता हुआ नजर आएगा। तमाम चेहरों का जिक्र किया गया, अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया गया, ममता बनर्जी का जिक्र किया गया, यहाँ पर नीतीश कुमार का जिक्र किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो देखा जा रहा है वो है राहुल गांधी का नाम। क्योंकि राहुल गांधी की जब संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई थी, मानहानि का केस उन पर दर्ज था, तो बाकायदा खुद कांग्रेस ने यह जिक्र किया था कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं उतारेंगे। राहुल गांधी जनता के मुद्दों पर काम करते हैं और उन मुद्दों पर काम करते रहेंगे। सीधे तौर पर सिरे से इनकार कर दिया था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही संसद सदस्यता बहाल हुई तो वैसे ही राहुल गांधी का डंका फिर से बजने लगा। राहुल गांधी नायक से जननायक बन गए और जननायक के रूप में राहुल गांधी जनता के मुद्दों को तो उठाते रहे, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक सुर अलाप लिया। यहाँ पर राहुल गांधी और राहुल गांधी के नारे लगने लगे। राहुल गांधी को पीएम चेहरे के रूप में एक बराबरी की टक्कर देने के रूप में देखा जाने लगा। अब ऐसे में 3 बार बैठक हो चुकी है, फिर से बैठक की जा रही है और ऐसे में यहाँ पर फिर से चेहरे की बात कही जा रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर राहुल गांधी कई गंभीर मसलों पर खुलासा करते हुए नजर आते हैं। वो मुद्दा जो देश की जनता से जुड़ा हुआ है, वो मुद्दा जो देश की जनता के पैसे से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी यहाँ पर गौतम अडानी का जिक्र करते हैं और गौतम अडानी का जिक्र करते हुए यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पर करोड़ों की हेराफेरी के आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। इसी बीच यहाँ पर तमाम और यहाँ पर दिग्गज चेहरे हैं जो कई आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर और इंडिया अलायंस की मजबूती को दिखाते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी को आपने बाकायदा सुना होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने गौतम अडानी का मुद्दा फिर से उठाया और वो मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो काफ़ी कुछ यहाँ पर इंडिया अलायंस, इस गठबंधन को लेकर, इसकी मजबूती को लेकर काफ़ी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बिना पर यहाँ पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। ये इंडिया अलायंस जो है ये कोई चंद पार्टियों का अलायंस है। ये इंडिया अलायंस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, ये आम लोगों का अलायंस है और ये अलायंस भारत को 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने का अलायंस है। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश को एक तरह से 30 साल पीछे कर दिया। जितना भ्रष्टाचार है आज़ादी के बाद की, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है। आज हम सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी हैं, भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल में बहुत होती है। तो इस देश की युवा रोजगार चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। वो कहाँ जाए? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने में लगेगा। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते में लेके जाएगा। आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए
रोज़ हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4, 10, 50 नेता जो उस कमरे में बैठे हैं उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया है, और उस 135 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, बड़े बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा। इन सारी समस्याओं का रोज़मर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से इंसान जूझता है, उन समस्याओं का हल चाहिए। जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा को सुना, उसके बाद एक एक करके यहाँ पर कई और ऐसे चेहरे आएंगे जिनके बयान ये साबित करते हैं कि वाकई यहाँ पर मजबूती और मिसाल तो पेश की जा रही है, लेकिन क्या देश बदलेगा? क्या देश लोकतंत्र की बात जो कही जा रही है, देश के लोकतंत्र की, क्या उसको ये विपक्ष गठबंधन बचा पाएगा? जिस लोकतंत्र को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि राज्यतंत्र हटाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसी को ला रही है। अब ऐसे में लोकतंत्र को बचाना है तो सभी पार्टियों को एक साथ आना है, तो ये सारी पार्टियां एक साथ तो आ गई हैं। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव को लेकर, यहाँ पर ईवीएम को लेकर भी कई बातें कही गई हैं, कई खुलासे किए गए हैं, कई आरोप केंद्र सरकार पर मढ़े जा रहे हैं, कई खुलासे हुए। और यहाँ पर इसी को खुलासा करते हुए, इसका खुलासा करते हुए यहाँ पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताते हुए सुप्रिया सुले और यहाँ पर आदित्य ठाकरे काफ़ी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए ज़रा। मेरे लिए जो भी मैं हूँ वो इंडिया और भारत हो। कभी भी भारत में रहते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, तब कोई भी कुछ भी हमारी तरफ जब देखता है, हमारा नाम, हमारा राज्य, हमारी भाषा, ये कोई नहीं पूछता। पहले बोलते इंडिया। सो हमारी जो भी पहचान इस दुनिया में है वो हमारी पहचान इंडिया है। लेकिन इसी शब्द से कुछ लोगों को अभी दिक्कत हो रही है और उसको वो निंदनीय नाम से जाना जा रहा है। वेल, इंडिया जो भी करे वो इतना बढ़िया हो रहा है कि सामने वालों को दिक्कत होनी ही चाहिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको दिक्कत हो रही है, मतलब हम लोग कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। इस गठबंधन के सामने सबसे बड़े चैलेंज आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज ये जो पॉलिसीज़ एनडीए की सरकार की है, जैसे महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, ये बहुत सारी जो पॉलिसीज़ जो गलत अभी की सरकार कर रही है, उनको ठीक करना ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज और हमारी जिम्मेदारी हो। इस देश का सबसे बड़ा वोटर अभी युवा वर्ग है, उनको आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं युवा वर्ग को इतना ही कहूँगी कि वोट करना ही चाहिए, दिल और दिमाग के से करना चाहिए, और इस देश में जो प्यार बांटेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमेशा जो भी इस देश के लिए किया वो प्यार, सम्मान और शांति के मार्ग से किया। सो उसी रास्ते से हम सब ने चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस देश का जो युवा है वो हमेशा प्यार ही बांटेगा। पहिलं म्हणजे तुम्ही जसं सांगितलं यंग लीडर, आम्ही हेच बघतो की पुढची जी 50 वर्ष असतील हे देशासाठी कशी असतील। गेल्या 75 वर्षामध्ये 76 वर्षामध्ये आपण पाहिलं असेल की आपली लोकशाही आहे किंवा आपलं संविधान आहे, जसं आपल्या देशात असायला पाहिजे होतं तसं टिकट आलं, पण गेल्या 9-10 वर्षांमध्ये त्या लोकशाहीला धक्का बसत गेलेला आहे। ही लोकशाही आम्हाला जपायची आहे, त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत। संविधान जे आहे त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत। अर्थात लोकशाही आणि संविधान टिकलं तर तुम्ही आम्ही सर्व टिकू शकतो, आणि या देशात हुकुमशाहीला आम्ही येऊ देणार नाही। त्या हुकुमशाहीच्या प्रभावाच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत। हुकुमशाहीची जी एक मानसिकता आहे त्याच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत। जैसे कि आपने सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे को सुना, महाराष्ट्र की बात कही जाए तो यहाँ पर एक तरीके से 3 पार्टियां बढ़ चुकी हैं, और 3 पार्टियों में देखा जाए तो कांग्रेस और यहाँ पर एनसीपी और शिवसेना एक साथ आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच यहाँ पर अगर बात कही जाए तो बिहार की राजनीति में भी गठबंधन का सिलसिला है, लेकिन ये गठबंधन अब यहाँ पर विपक्षी गठबंधन के रूप में दिखाई दे रहा है। बिहार की बात कही जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का डंका बजता हुआ नजर आता है। अब इसी बिहार की चर्चा करते हुए और विपक्षी गठबंधन की मजबूती को बताते हुए केंद्र सरकार पर हमलावर हुए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए
ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। नहीं, लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। तो इसके कई मायने हैं और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए। तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर तमाम लोगों को सुना, सभी लोगों का एक ही दावा है कि यही यहाँ पर अब देश में बदलाव लाएगा। अब पीएम चेहरा राहुल गांधी बनेंगे, ये दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक तरीके से पीएम की कुर्सी, नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब राहुल गांधी के हाथों में जाएगी, इसका भी दावा किया जा रहा। कई खुलासे ईवीएम को लेकर किए गए, कई खुलासे चुनाव आयोग को लेकर किए गए, कई खुलासे गौतम अडानी को लेकर किए गए, तो कई खुलासे मणिपुर हिंसा को लेकर किए गए। अब इस तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या चर्चा बनती है कि वाकई क्या विपक्षी गठबंधन जो मिसाल पेश कर रहा है, क्या देश में वाकई इनकी गठबंधन की वजह से बदलाव आएगा? क्या राहुल गांधी को वाकई यहाँ पर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उतरना चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।